नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। जी हां, बर्फीली बहार से आई ये खबरों के सफर की शुरुआत तो उत्तराखंड में 2 दिनों से बर्फबारी जारी है। प्रदेश के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। फरवरी महीने की शुरुआत में ही मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। प्रदेश में अलग अलग जगहों से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत और शानदार तस्वीरें सामने आई, जिससे आप उत्तराखंड के मौसम का हाल जान सकते हैं। तो विकासनगर, रानीखेत, टिहरी, बड़कोट, मसूरी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ की सफेद चादर पहाड़ों पर बिछ गई है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। मसूरी के बाद बात अब नैनीताल की। नैनीताल जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं। इस इलाके के लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। बहुत ठंडा है, बहुत मजेदार है मौसम। यहाँ जो नहीं आया वो कहीं नहीं गया। इस मौसम में, इस सीजन में स्पेशली बर्फ में बहुत ज्यादा एंजॉय। हाथ बिल्कुल पत्थर उठ चुके हैं मेरे। बस बर्फ का बहुत ज्यादा एंजॉय, बहुत ज्यादा मजा लेना हुआ है। सड़कों पर बर्फ ऐसे जमी है कि रोड का कहीं अता पता नहीं। पेड़ों की टहनियों पर देखिए तो बर्फ कैसे जम गई है। बर्फ ऐसे चिपकी है जैसे लग रहा है बर्फ से बनी टहनी हो। मौसम ही ऐसा है कि पर्यटक मौज मस्ती करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग का ड्रीम ही था कि हम जब जाए यहाँ पे स्नोफॉल हो। क्या कर रहे हैं बर्फ में आप लोग? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। हम लोग रुक ही नहीं रहे हैं कहीं से। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वी वर फीलिंग सो लकी कि हम आज, हमारा वापस जाना था हमें, और आज हमें यहाँ बर्फ मिल गई है। इससे अच्छा और क्या होगा। और हमारा हनीमून ट्रिप सक्सेसफुल हो गया फाइनली। बस 7 बजे से उठ के सीधा यहीं आ गए हैं कि इससे पहले कि बर्फ पे पैरों के निशान पड़ जाएं, हम यहाँ पे अपने नाम लिख दें। और क्या चाहिए। बर्फबारी देख पर्यटक फूले नहीं समा रहे हैं। बर्फ को हवा में उछालकर सैलानी अपनी खुशी बयां कर रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में भी बर्फबारी हुई है। बर्फ ऐसे गिरी कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में समस्या भी आ रही है। हम अपने मुखवा में आनंद ले रहे हैं। बर्फ का बहुत ज्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है। लोग 7 ताल स्केटिंग करने जा रहे हैं। बहुत मजा आ रही है। इधर आनंद बहुत ज्यादा है। हमारे गांव में आधा फीट बर्फ। वहीं औली में भी बर्फबारी के बाद स्वर्ग से सुंदर नजारा है। बर्फबारी ऐसी हुई कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो देवभूमि में स्वर्ग उतर आया हो। तो आप भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए किस तरह से वहां पर बर्फबारी हुई है। तो कुदरत ने औली में 4 चांद लगा दिए हैं। इस भव्य नजारे को देखकर लोग भी हैरान हो रहे हैं। तो वहां पर पर्यटक लगातार इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। अगर आप अपने घर पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो इस बर्फबारी का एहसास आपको भी जरूर मिल रहा होगा। तो उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से बर्फबारी जारी है, मगर मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से मौसम साफ हो जाएगा। 6 जनवरी से अगले 8 से 10 दिन तक अब प्रदेश में अच्छी धूप खिलेगी। 6 तारीख से मौसम साफ है और आगे 8 से 10 दिन जो है मौसम साफ ही रहने वाला है। तो अभी जो 24 आवर पास्ट में जो एक्टिविटी मिली है वो अच्छी रही है। ज़्यादातर जगहों में बारिश और हल्की जो बर्फ़बारी है या मध्यम दर्जे तक की बर्फ़बारी है वो मिली है हिल्स में। जो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पे बर्फ़बारी मिली है हल्की से मध्यम तक। और जो हमारे लोअर हाइट्स के एरियाज थे वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी मिली है। तो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा था। तो एक अच्छी इस पर मिल गई है। तो बर्फीली बहार के बाद अब रुख करेंगे आगे की खबरों की ओर। देहरादून में सीएम ने सचिवालय में अहम बैठक की और इस दौरान प्रदेश में उन्नति प्रजाति के ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च के पौधों की खेती के प्रोत्साहन के लिए प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसानों की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राज्य में इसे बढ़ावा देने के लिए और क्या कोशिश हो सकती है, इस पर भी काम किया जा रहा है। और उत्तराखंड प्राइम में अब नजर डालते हैं कुंभ की खबरों पर।
हरिद्वार में कुंभ होने जा रहा है और कुंभ मेले को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत से बात की हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। स्वच्छ कुंभ, सुंदर कुंभ और दिव्य और भव्य कुंभ, इसकी शुरुआत हो गई है। और एक तरह से अगर आप धर्म नगरी में आ रहे हैं तो आपको एक आभास हो जाता है, एक आध्यात्मिक नगर में आपका प्रवेश हो रहा है। मेरे साथ कुंभ के मेला अधिकारी हैं दीपक रावत जी, लंबे समय से यहाँ तैनात हैं, कुंभ की तैयारियों में लगे हैं। क्या खास है, इससे अलग क्या है, कार्यों से अलग क्या है, वो एक बार आपसे मुखातिब कराता हूँ। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अजीत जी। अवस्थापना के काम, अस्थायी काम, ये सब चलते रहते हैं, अलग क्या है? देखिए अजीत जी, अवस्थापना के जो हमारे काम हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि कोविड के चैलेंज के बावजूद सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब जो आपको देखने को मिलेगा वो एक इस तरह की फेस्टिविटी, इस तरह की खूबसूरती, चाहे वो कलर्स की बात हो, चाहे रोशनी की बात, हमारे जो परमानेंट वर्क्स हैं जिसमें घाट्स हैं, ब्रिजेस हैं और हमारी जो रोड्स हैं, ये सारी हो चुकी हैं। करंट स्टेटस में आपको बताता हूँ, हमारे जो टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स बनने हैं जिसमें एक 150 बेड का है, 20 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं हमारे जो 10 बेड के भी हैं, कुछ 15 बेड के भी हैं, 40 बेड के भी हैं। ये करेंटली साइट पे चल रहे हैं, चाहे वो चंडी टापी में हो, पंद्वीप सेक्टर में हो, बैरागी में हो। हमारी 13,000 टॉयलेट्स हैं जो साइट पे लगनी हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट मौके पे चल रहा है। टिन के काम, पार्टीशंस के काम, बल्ली बैरिकेडिंग के काम, जो एक तरह से टेम्प्रेरी स्वरूप जो एक मेले का होता है, वो काम अभी चल रहा है। तो अभी अस्थाई वाले सब काम पूरे हो चुके हैं। जो हमारे परमानेंट वर्क्स हैं, ऑल ऑफ देम आर ओवर। और मुझे बहुत अच्छा ये बताते हुए लग रहा है, मैं अपनी टीम को भी इनफैक्ट इसमें बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा काफ़ी लॉस हुआ था मैन पावर का, टाइम का, मशीनरी का, कोविड के दौरान। तो उसके बावजूद भी ये सारे काम समय रहते पूरे हो गए। इसको मैं अपने टीम की एक अच्छी उपलब्धि मानता हूँ। क्राउड कंट्रोल के अलावा भी एक फोकस रखना होता है कुंभ में, क्योंकि जहाँ भी क्राउड होती है, चाहे वो सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम हो। वैसे भी हरिद्वार में आमतौर पे भी बिना कुंभ के भी हर दिन अच्छा फुटफॉल रहता है, वीकेंड्स पे रहता है, स्नानों में रहता है, और कुंभ के दौरान तो फुटफॉल बढ़ेगा ही। तो यही देखते हुए हमने कैलकुलेट किया है, प्रयागराज को देखते हुए, बाकी हमारे जो अन्य कुंभ यहाँ पे देखते हुए, कि 60 ग्राम के आसपास यहाँ पे पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन हमारा होगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने स्वच्छ भारत के नॉर्म्स को देखते हुए हर 150 मीटर पे, कहीं पे 200 मीटर पे एक डस्टबिन का प्लेसमेंट किया है। और हर 20-25 डस्टबिन के ऊपर हमने एक जो भी हमारे सम्मानित स्वच्छक होंगे उनको डिप्लॉय किया है, जो वहाँ से व्हील बैरो के माध्यम से इसको ले जाएंगे मेजर डस्टबिन तक। उसके बाद उसको रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर से लेके हमारा जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ तक जाएगा। उसकी पूरी चेन बनी हुई है और इसकी मॉनिटरिंग भी हम ICT टूल्स के माध्यम से करेंगे। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है दीपक जी कि इतने बड़े आयोजन को कंट्रोल करने से पहले जो कर्मचारी या पुलिस या जो भी तमाम मानव संसाधन हमारा लगा हुआ है, उसका एक ट्रेनिंग पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके लेवल पे आपने क्या एक तैयारी की है, क्या सोचा? इसमें हमारी पुलिस की ट्रेनिंग्स तो बहुत अच्छे लेवल पे हो गई हैं। SDRF को इस बार स्पेशली डिप्लॉय किया है। हमारा जो कोविड अवेयरनेस वाला पार्ट है उसको लेके हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, NGOs हैं, तमाम संस्थाएं हैं, उनकी भी 2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी वो मैन पावर आती है जो कि कटिंग एज पे होती है। इसमें हमारे स्वच्छक गण भी हैं, हमारे जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ के कंट्रोल वाले लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। डॉक्टर्स के करेंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो एम्स के माध्यम से भी हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स ऑन हैं और समय समय पे, क्योंकि फोर्स बदलता भी रहता है, नए लोग डिप्लॉय होते रहते हैं, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है अजीत जी, और ये चलती रहेगी। हमारे साथ थे दीपक रावत जी, मेला अधिकारी कुंभ 2021। उन्होंने बताया कि मेले में क्या हो चुका है और क्या वो करने और भी जा रहे हैं। कुछ चीज़ें शेष हैं तो उन पर भी वो नियंत्रण में हैं, और बहुत सारी चीज़ें काबू में आने के बाद अब ये हम कह सकते हैं कि कुंभ के लिए कुंभ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हो गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन संजय कुमार के साथ हरिद्वार से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो कुंभ मेले के दौरान SDRF जवानों के साथ साथ NDRF की 3 टुकड़ियां भी तैनात रहेंगी। NDRF के डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ कुंभ मेला IG संजय गुंजियाल से मुलाकात की। कुंभ में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए टीम में हर तरह से एक्सपर्ट जवानों को शामिल किया गया है। अच्छा, मैंने देख लिया था वैसे आपको आते हुए। कुंभ मेले का सवाल है, यहाँ पर हमारी 3 टीमें डिप्लॉय की जाएंगी। जैसे कि जिला प्रशासन से लगातार हम संपर्क में हैं। जो वेन्यू है और कब से लगाई जाएंगी ये अभी तक डिसाइड नहीं है, वो जल्दी ही बता दिया जाएगा। परंतु शीघ्र ही, आज इसी सिलसिले में मैं IG साहब से मिलने आया हूँ, तो शीघ्र ही जल्दी यहाँ पर। बजट सत्र को लेकर सरकार आम लोगों से राय शुमारी करने जा रही है। इसके साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग से भी सरकार सुझाव लेगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह सब सरकार का दिखावा है। इस बार विधानसभा का बजट सत्र गैर सैंड में होने जा रहा है। अब जो बजट आया है, इतना संतुलित और अच्छा बजट आया है
कि आपने देखा होगा कि बजट आने के बाद विपक्ष भी बजट के बारे में 2 शब्द कहने के लिए सोच रहा है। तो इस कारण से ये तय हुआ कि हम पूरे भारतवर्ष के हर शहरों में जाकर, ऐसा भारत सरकार ने तय किया है कि हम बजट की विशेषताओं को बताएं, बजट के बारे में जनता को जागरूक करें, जिससे कि आने वाले समय में एक संदेश जाए कि हाँ बजट इस प्रकार से बनेगा तो देश में उन्नति प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने तय किया है, हमारे संगठन ने, कि हम भी सभी शहरों में जाकर प्रेस के माध्यम से उन्हें बजट की विशेषताएं बताएं। समय है क्या कि राय मांग करके तब बजट तैयार होगा? 1 मार्च को सत्र शुरू हो रहा है, बजट आना है और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। सीधी सीधी बात है कि राज्य में वही हालात हैं जो पूरे देश में हैं। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, रसोई गैस महंगी है, अनाज महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, आम आदमी का जीना मुहाल है। पूरे प्रदेश के अंदर विकास के काम ठप पड़े हैं, खजाना सरकार का खाली है, 5-5 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह सरकार नहीं दे पा रही है। तो राज्य की जो वित्तीय हालत है, राज्य में जो रोजगार का संकट है, राज्य में जो विकास ठप पड़ा हुआ है, इन सारे विषयों पर सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां ज्वेलर से 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से एक आरोपी सितारगंज जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही उसने फोन कॉल कर महिला ज्वेलर से फिरौती की मांग की। बताया जा रहा है बदमाशों को महिला ज्वेलर्स का नंबर अखबार के जरिए मिला था। जेल तक मोबाइल और सिम पहुंचाने का काम 2 युवतियों ने किया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा। अब पुलिस जेल में बंद मुख्य आरोपी राहुल राठौर को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। वहीं लक्सर के पथरी इलाके में क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की तरफ से बनाई गई टीमों में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी किया गया लाखों रुपए का सामान जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह है जो लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इनके पास से लैपटॉप, बिजली के मोटर, बैटरी, एलईडी समेत चोरी का काफी सामान बरामद हुआ है। वहीं चंपावत के बनबसा से लगी भारत नेपाल सीमा पर नेशनल हाईवे के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। शासन के आदेश के बाद प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है। जगबूढ़ा पुल से लेकर नेपाल सीमा पर स्थित पिलर नंबर 8 तक नेशनल हाईवे का निर्माण होगा। इस 4 लाइन हाईवे की चौड़ाई 60 मीटर होगी और हाईवे का निर्माण प्रक्रिया के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को लेकर अब पौड़ी में जिले में पुलिस ने एक अभियान चलाया है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। आगे देखिए सुनो यूपी मेरी सहयोगी प्राची पाराशर के साथ। नमस्कार।